Sri Lanka is our friend country, and as I told you, Hormuz Strait is not close to our friend country's vessels. ये अभी आपने जो देखा ये था ईरान के एक जिम्मेदार मंत्री का बयान, जिन्होंने बोला कि हम श्रीलंका के लिए हमारे पास, उन्होंने खुल के अपने सामने से ऑफ़र किया कि हम श्रीलंका के लिए, अगर श्रीलंका हमसे तेल के अलावा भी कुछ चीज़ें चाहता है तो हम उसको देने को तैयार हैं। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि जब ईरान का जो युद्धपोत था, ईरान का जो नेवी का जहाज़ था, इंडिया से विशाखापत्तनम से जब निकला था तो वो लगभग हिंद महासागर में जाके उधर श्रीलंका की साइड में, वहाँ पे अमेरिका ने उस पर पनडुब्बी से हमला किया और वहाँ उसमें सारे लोग मारे गए थे। सारे का मतलब मैक्सिमम लगभग 70-80 लोग थे, उसमें मैक्सिमम मारे गए थे। बाकी जो रेस्क्यू का काम किया था वो श्रीलंका ने किया था, और श्रीलंका ने सीधा क्लियर बोला था कि हम हम किसी वार का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन जहाँ तक मानवता की बात है तो मानवता तो हम निभाएंगे। मानवता निभाने के लिए हमको किसी की परमिशन नहीं चाहिए, या फिर हमको कोई ये नहीं बोल सकता कि आप मानवता नहीं निभा सकते हैं। तो हमें हेल्प करने के लिए हमसे जितना बन पड़ता है हम हेल्प करेंगे। तो उस समय का जो अमेरिका का स्टैंड था, अमेरिका उस समय जो जहाँ पे स्टैंड हुआ, जहाँ उसने अपनी साहस दिखाई, उसका नतीजा ये है कि आज दुनिया में ऑयल और गैस के लिए त्राही त्राही मची हुई है। वहाँ श्रीलंका के लिए ईरान ने बिल्कुल ओपन कर रखा है कि जो चाहिए वो हम देने को तैयार हैं। अगर उसको ज़्यादा चाहिए श्रीलंका को तो हम ज़्यादा भी देंगे। तेल गैस के अलावा भी अगर कुछ एसेंशियल ज़रूरी सामान उसको चाहिए तो वो भी हम चीज़ें देने को तैयार हैं। हम 140 करोड़ की जनसंख्या की आबादी वाले लोग हैं, और हम उनके साथ जाके खड़े हुए जिनसे हमको आज के डेट में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हाँ, पहले ये था कि हमको टेक्नोलॉजी वहाँ से मिलेगी, वहाँ से यानी कि इजराइल से टेक्नोलॉजी मिलेगी। बाकी अमेरिका तो हमें धमका के कुछ भी बेच लेगा। ये आप लोगों ने अभी पिछले बीते दिनों आपने सारी चीज़ें देखा ही है। तो अगर इजराइल की बात थी तो इजराइल के साथ खड़े होने का मतलब जो एक इंडियन स्पोक पर्सन बोलता है कि वहाँ से हमको टेक्नोलॉजी मिलेगी। आज तो सारी टेक्नोलॉजी ईरान की धरी रह गई है। ईरान की नहीं, इजराइल की, सॉरी, इजराइल की जो जितनी भी टेक्नोलॉजी थी ईरान के सामने सारी फेल हैं। ईरान के पास ऐसे ड्रोन हैं जो सस्ते में बनते हैं और अच्छे मार करते हैं। बाकी जो उनकी मिसाइल्स हैं वो ईरान के जितने भी बड़े अभी तक जितने भी उनके मिसाइल के ज़ख़ीरे निकल रहे हैं एक के बाद एक, वो इजराइल के, अमेरिका के सभी जो इंटरसेप्टर हैं, वो चाहे आयरन डोम हो या फिर थार्ड हो, बाकी और जो इनके 2-3 प्रकार के जो इंटरसेप्टर हैं वो सब पे भारी पड़ रही है, सब के सब फेल हैं। एक समय ये था कि अमेरिका और इजराइल के लिए ये कहा जाता था कि इन पर कोई भी देश अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि इनके जो इंटरसेप्टर्स हैं, राडार्स हैं, वो बहुत सॉलिड है। लेकिन जो यूरोपियन देश में या फिर गल्फ़ देश में जितने भी अमेरिका के जितने भी राडार सेंटर थे, राडार पॉइंट थे, या फिर जहाँ पे उनके बेसिस थे, सबको ईरान ने तोड़ गिराया। आज के डेट में एक भी सिंगल राडार स्टेशन जो है वो काम करने में विफल है। तो सेम वही चीज़ इजराइल के साथ हुआ है। तो अब हमें एक टेक्नोलॉजी के लिए किसके पास जाना चाहिए था? ईरान को जैसे सबने अंडर एस्टिमेट किया, उससे कहीं ज़्यादा एडवांस ईरान निकला। उसके पास ऐसी ऐसी मिसाइलें, अभी हाल ही में, अभी कल वाले में एक मिसाइल ऐसी थी जो आने के बाद अपने टारगेट के नज़दीक पहुंचने के बाद वहाँ से वो 4 पार्ट में बढ़ जाती है। 4 पार्ट, और चारों के टारगेट डिसाइड होते हैं। ऐसा नहीं क्लस्टर बम की तरह कि आया, ओपन हुआ और कहीं भी गिर गया। उसमें जो 4 हेड हैं, जो 4 वार हेड हैं, और एक वार हेड का जो वज़न है वो 100 केजी है। और वो 4 हेड ऐसे हैं कि वो अपने प्री डिसाइडेड टारगेट को हिट करने वाले हैं, जो अभी कल वाले में हुआ। अब ये चीज़ें देखकर तो हर कोई दंग रह गया है कि आखिर इतनी एडवांस मिसाइल जो रसिया के पास है, जो अमेरिका के पास है, ये इतनी एडवांस मिसाइल इनके पास कहाँ से आई हैं? अगर इन्होंने बना लिया है तो ये रसिया, अमेरिका और इन सब से कम नहीं है। वो आप इस युद्ध में देख सकते हैं।
अगर इनकी पीछे से कोई हेल्प कर रहा है तो अलग बात है, बाकी तो है इनके पास तो प्रेजेंट है, आज के डेट में उसका यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये सारी कहानी सुनाने का मतलब एक ही है कि अगर हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, इजराइल से हमको क्या फ़ायदा है। तो हम सब एक दूसरे के फ़ायदे के लिए होते हैं। हमको वहाँ से या तो हमारा बिजनेस वहाँ पे जाता है, उनसे हम कुछ बिजनेस करते हैं, उनसे हम कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ वो हमसे करते हैं, तो दोनों का आदान प्रदान चलता रहता है। अमेरिका हमें धमका के अपनी सारी शर्तें मंजूर करवाता है। इजराइल पे पता नहीं कहाँ से कैसे दिल आ गया हमारे इंडियन गवर्नमेंट की, जो वहाँ पे जाके सरेंडर होके आई है। लेकिन अगर हम इजराइल के साथ के बजाय अगर हम ईरान के साथ खड़े होते, ईरान से हमारा आज का रिश्ता नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता है। सबसे ज़्यादा सस्ता तेल और गैस अगर हमको कहीं से मिलता है तो वो ईरान से मिलता है। ईरान हमको सबसे सस्ता गैस तेल देने को पहले भी तैयार था। इसके पहले जो हमने ईरान में जो हमारा चाबहार पोर्ट था उसको भी हमने छोड़ दिया अमेरिका के दबाव में। चाबहार पोर्ट ऐसा था जहाँ से हम मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कंट्री में हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते थे। हम उसके जरिए हम मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज़ में हम आसानी से हमारा रास्ता खुला था, हम वहाँ आ जा सकते थे। लेकिन अभी सोचो कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ खुला हुआ है, उनके लिए खुला हुआ है जो ईरान के मित्र देश हैं, जो ईरान के लिए मतलब जो ईरान के लिए साथ में खड़े हैं। साथ में नहीं खड़े हैं, कम से कम उनके पक्ष में अमेरिका से या फिर इजराइल से, इजराइल का तो कोई मैटर नहीं है, अमेरिका से कम आँखों में आँखें डाल के बोल तो सकें कि ना तो हम आपकी तरफ हैं ना उनकी तरफ हैं, कम से कम निष्पक्ष होते खड़े हैं। उनके लिए भी ईरान ने रास्ते खोल रखे हैं। बाकी और अगर कोई ये बोल रहा है कि ईरान का स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ बंद है, तो बंद नहीं है। वो सिर्फ वहाँ पे आपको बिजनेस करना है, वहाँ से आपको सामान चाहिए, तो लगभग जो उसके मित्र की श्रेणी में नहीं आते हैं उनको 18 दशमलव समथिंग कुछ करोड़ का है, लगभग 18.5 करोड़ रुपए आप पे करिए और वहाँ से अपने जहाज़ को निकालिए। क्लियर सा इसने कल ईरान ने कल बोला है कि आप 18.5 लाख रुपए 18 करोड़ रुपए दीजिए और अपने जहाज़ को लेके जाइए। और वो पैसा या तो आप ईरानियन रुपये में दीजिए या फिर आप चाइनीज़ रुपये में दीजिए। डॉलर का लेना देना वहाँ बिल्कुल बंद है। वहाँ सिर्फ 2 ही करेंसी चल रही हैं, एक ईरानियन है और दूसरा चाइनीज़ है। अब ये चीज़ें बोलकर सीधा अमेरिका से टक्कर का क्या, अमेरिका तो पीछे भाग रहा है। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो अभी इतने लंबे लंबे डींगे हाँक रहे थे, युद्ध हम जीत रहे हैं, फिर उसके बाद धमकाने पे आ गए, 48 घंटे का टाइम दे दिया। 48 घंटे के टाइम में भी नहीं बना तो समझौते पे उतर गए। अब समझौते की बात जो है, कल की जो बात है वो कल समझौते पे बात हुई है। इसके पहले इन्होंने 5 दिन पहले 48 घंटे का टाइम दिया, फिर 5 दिन का सीज़ फायर किया। सीज़ फायर में इन्होंने सिर्फ ईरान के लिए बोला है। इजराइल अभी भी उधर ईरान में और वो दूसरी तरफ लेबनान में भयानक बमबारी कर रहा है। मतलब जिस तरह से वो अपना युद्ध जारी था वो उसको कंटिन्यू करके रखा हुआ है। ये सीज़ फायर अमेरिका की तरफ से सिर्फ और सिर्फ ईरान के लिए बोला गया है। अब ईरान ने पहले ही सबको चेतावनी दे दी थी कि अगर हमारे ऑयल और गैस और अगर हमारे जो इसेंशियल रिक्वायर्ड है, जैसे पानी के प्लांट हो गए, अगर उन पर ये वार करते हैं तो हम जितने भी गल्फ़ कंट्री में, जितने भी जहाँ भी अमेरिका अपने बेसेस बना रखा है, हम उन हर जगह पे, पावर प्लांट पे, हर जगह पे मिसाइल करेंगे, मिसाइल दागेंगे, जिससे कि जो परेशानी हम झेलेंगे वो पूरे पश्चिमी देश को झेलना पड़ेगा। पश्चिमी देश मतलब जो वो गल्फ़ वाला एरिया है उस वाले को। तो अमेरिका ने इतना हल्के में लिया ईरान को, उनको लगा कि जैसे हमने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया, अपना सारा वहाँ का तेल सारा अपने नाम कर लिया, सेम वही चीज़ें यहाँ करने को तैयार हैं। एक झटके में मार गिरा दिया सबको मार दिया। लेकिन उसके बाद की जो कहानी हुई है वो अमेरिका की हालत देखने लायक है। इतना जल्दी अमेरिका हार नहीं मानता जितना जल्दी यहाँ हार मान के क्लियर सा यहाँ दिख रहा है, यहाँ अमेरिका हार चुका है। अब वो इस युद्ध से सिर्फ पीछा छुड़ा रहा है, इस युद्ध से वो भागना चाहता है।
और कुछ नहीं है। वो जितने भी बहानेबाजी कर ले कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ यहाँ से भागना है। अब भागने के लिए वो 100 बहानेबाजी करेगा। अब ये बोल रहा है, हर जगह बोले जा रहा है कि हमने युद्ध जीत लिया, हमने युद्ध जीत लिया। युद्ध तुम जीते कहाँ और युद्ध अभी ख़त्म कहाँ हुआ है? अभी जो शुरुआत थी उससे भी ज़्यादा भयानक तरीके से अभी मिसाइलें दागी जा रही हैं, बमबारी हो रही है। तो युद्ध तुम जीते कहाँ हो और किस बेस पे कह सकते हो कि तुम युद्ध जीत गए हो? धमकाने का सिस्टम तुम्हारा पहले भी था और अभी भी है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें, ये जो क्राइसिस है, क्राइसिस कुछ तो बनाई गई हैं और कुछ जैसे कहा जाता है ना, उड़ती तीर ज़बरदस्ती ले लेना, तो कुछ लोगों ने इसको ज़बरदस्ती लिया है। देश में क्राइसिस की कंडीशन है। कल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण दे रहे थे संसद में। मतलब अब इतनी पैनिक क्रिएट किए जा रहे हैं कि मतलब कोरोना जैसे हालात होंगे। कोरोना जैसे हालात क्यों हुए? अगर आप कुछ नहीं करते, ना उधर खड़े होते ना इधर खड़े होते, आज आपके लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, ऑयल और गैस दोनों चीज़ें आपको मिल रही होती। ऑयल और गैस से हमको सिर्फ दिखता है दो चीज़, गैस, ऑयल, लेकिन उसके पीछे जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, जो क्रूड ऑयल से जितने भी आइटम बनते हैं वो बहुत सारे होते हैं। हम आपको अगली वीडियो में हम आपको पूरी चीज़ें डिटेल से बताएंगे कि अगर हमको क्रूड ऑयल मिल रहा है तो उससे हमारे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। नेचुरल गैस अगर हमको मिल रहा है तो उससे हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और वो किस किस क्षेत्र में यूज होती हैं। वो सिर्फ रसोई गैस के लिए, रसोई में गैस जलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए नहीं था। उससे हमारे कृषि संयंत्र जो है, कृषि उर्वरक हैं, वो उन सारी चीज़ों में काम आता है। और क्रूड ऑयल से हमारे जो प्लास्टिक के जितने भी पदार्थ होते हैं वो सारा उसी से जनरेट होते हैं, उसी से बनाए जाते हैं। अगला वीडियो आपके लिए इसी पे होगा कि हम नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल से हम क्या क्या बनाते हैं। अगर हमें वो चीज़ें मिल रही होती तो जो हम आज कोरोना जैसी हालत के कंडीशन में जाने वाले हैं, अभी फ़िलहाल गए नहीं हैं, जाने वाले हैं, जब प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर बोल सकते हैं तो उनके लिए लॉकडाउन लगाना ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। उनको करना क्या है? देश की जनता पागल होकर घूमती है, देश की जनता प्रॉब्लम में होती है, उनसे क्या लेना देना है? शुरू से लेकर अभी तक ही तो हुआ है। देश की जनता से हमारी गवर्नमेंट को लेना देना होता नहीं है। बस इनका चलना चाहिए, चल रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगला वीडियो आपके लिए सबसे खास होगा कि हमें क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल और जो हमारा नेचुरल गैस है उसके नहीं मिलने से या फिर उसके शॉर्टेज होने से हमारे लाइफ में, हमारे जीवन, मतलब हमारे जो डे रूटीन वाले लाइफ हैं, क्या क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो उसका वीडियो हम आपको जल्दी लाएंगे। मिलते हैं एक और इस वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।